देखिए, संविधान निकालिए, थोड़ा बहुत बचा था लिखवाने में, उसके बाद लेक्चर दिया जाए। प्रेसिडेंट आपका शुरू करना था लेक्चर में, लेकिन अभी देखिए तो किस अनुच्छेद तक लिखवा गया था। 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, 48A तक लिखवा गया था भाई, नीति निर्देशक तत्व में। वो लिखवा दिया गया कि नहीं? पर्यावरण पार्टनरशिप खत्म हो गया भाई। पार्टनरशिप अब ये आई नहीं थी ना, तबीयत तबीयत थोड़ा डाउन थी शायद। लिखिए आपका भाई 48A के बाद लिखिए अनुच्छेद 49, इसको लिखवा दिया जाए तब आपका। 48A तक हुआ था, लिखिए 49, अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के 10 10 मिनट में हो जाएगा लिखवाना, ज़्यादा नहीं है। लिखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों इत्यादि का संरक्षण, इत्यादि का संरक्षण। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 50, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है 49 में, 49 वैसे कम पूछा जाता है। आर्टिकल 50 लिखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। लिखिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, अभी बताया भी गया था जूरिस्प्रूडेंस में आपको, मॉन्टेस्क्यू का बताया गया था सेपरेशन ऑफ पावर, वहीं यहाँ समाहित हैं। इसको लिखवा दे रहे हैं थोड़ा डिटेल में। हेडिंग डालिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, यानी कि एग्जीक्यूटिव से आपका जुडिशरी का सेपरेशन राज्य करेगा। लिखिए इसमें राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को, न्यायपालिका को कार्यपालिका से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए, माने अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सीआरपीसी की धारा 3 में, कोरिलेट कर लीजिए एक सेक्शन। सीआरपीसी की धारा 3 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 3 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, जहाँ की न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अलग, जहाँ की न्यायिक मजिस्ट्रेटों यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अलग तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अलग किया गया है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अलग किया गया है। पैराग्राफ फिर चेंज करके लिखिए इस अनुच्छेद में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है। पूछ सकता है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस अनुच्छेद में शक्ति पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने किया था। फ्रांस के बिहार जे में भी एक क्वेश्चन आया था, फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने किया था। अगला लिखिए अनुच्छेद 51, हेडिंग डालिए आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, हेडिंग डालिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी कि इम्प्रूवमेंट करना, बढ़ोतरी करना। जैसे आप रूस यूक्रेन युद्ध में भी देख रहे हैं, भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और हमेशा भारत की सरकार यही कहती है कि भाई मामले को शांति से निपटाया जाए, युद्ध मामले का समाधान नहीं हो सकता। और देख भी रहे हैं युद्ध हो रहा है, आपका यूक्रेन को भी नुकसान पहुंच रहा है, रूस के भी ज़्यादातर सैनिक मारे जा रहे हैं और इलाका छोड़कर भगोड़े हो जा रहे हैं। यानी कि रूस के जो सैनिक हैं वह इलाका छोड़कर क्या हो जा रहे हैं, और तमाम इलाके ऐसे हैं जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब या तो वह सेना वापस बुला लिया है या यूक्रेन वालों ने खदेड़ दिया है। यानी कि जिसे कहा जाता है चहेट के मारा, गंवारू भाषा में कहा जाता है कि चहेट के मारा, तो वही आपका चहेट के कौन मार रहा है? यूक्रेन। काफ़ी यानी कि इसी को नेशनल स्पिरिट कहते हैं। जब यूक्रेन के लोगों के मन में ये भावना आ गई कि यूक्रेन हमारा है, रूस कौन होता है हम पर कब्जा करने वाला, और एक एक व्यक्ति अपने देश की आज़ादी के लिए प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो जाए, तो किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वह दूसरे देश पर कब्जा कर ले। और यूक्रेन में शुद्ध रूप से आपका ये देखा जा रहा है, जो यहाँ तक कि जो खिलाड़ी थे, आप देखें सोशल मीडिया पर जो खिलाड़ी थे वो भी जो आपका मने राइफल से निशाना लगाते थे, जाकर गोल्ड मेडल जीतते थे, अब राइफल से सैनिकों पर निशाना लगा रहे हैं। कई वीडियो ऐसे आए कि लोग संगीत छोड़कर, आपका खेल छोड़कर युद्ध के मैदान में आ चुके हैं, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। देख सकते हैं आप तमाम वीडियो यूक्रेन के लोग डालते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राज्य प्रयास करेगा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 51 में है। लिखिए इसमें राज्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए राज्य, फिर पैराग्राफ चेंज करिए स्मॉल ए में लिखिएगा। 4 आपका कर्तव्य बताया गया है, तो स्मॉल ए या क, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कभी काल खंड वाइज पूछ लेता है, तो पहले खंड में है माने ए में या क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी कि भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या हो, बढ़ोतरी हो। इसको थोड़ा कोरिलेट करके भी लिखना है, विश्व स्तर पर आपको लिखना है कोरिलेट करके कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसका प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक कर्तव्य, प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो सुरक्षा परिषद को है। आर्टिकल वाइज जे में पूछा है आर्टिकल 24। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, शॉर्टकट में यूएनओ भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में आप यूएनओ लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 24 के तहत, अंडरलाइन करिए अनुच्छेद भी पूछा गया है जे में,
अनुच्छेद 24 के तहत, ये कोरिलेट करके लिखवाया जा रहा है इसी के नीचे, 24 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है ये। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी, प्राइमरी ड्यूटी, प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है, सिक्योरिटी काउंसिल, एससी कहा जाता है शॉर्टकट में, सुप्रीम कोर्ट ना मार दीजिएगा, एससी मतलब वहाँ कहा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल। अब आगे बताया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका चलेगा तो दूसरा लिखिए। अब आइए अनुच्छेद आपका खंड बी लिखिए, खंड ए में ये लिखवा गया, नीचे कोरिलेट करके बी लिखिए, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, राज्य ऊपर लिखवा गया है, प्रयास करेगा। सी में लिखिए, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसमें बहुत अंदर पूछे तो सिद्धांत पूछ सकता है, पैक्टा संट सर्वेंडा, भाई सिद्धांत पूछ सकता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस खंड में पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत समाहित है, पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत समाहित है, जिसे इटली के एंजिलाटी ने दिया। एक क्वेश्चन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, यहाँ से पूछ ले, जिसे इटली के एंजिलाटी ने दिया। पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, पैक्टा संट सर्वेंडा का मतलब ये हुआ कि राज्य आपस में जो ट्रीटी या संधि या संविदा करते हैं या एक दूसरे को वचन देते हैं, उन वचनों का वो पालन करेंगे कि पालन नहीं करेंगे। बस इसी को हम क्या कहते हैं, पैक्टा संट सर्वेंडा, यानी कि जो पैक्ट किए हैं, जो ट्रीटी किए हैं, उसका आप क्या करिए, पालन। और ये कहाँ दिया गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियाँ हुई हैं उनका भारत पालन करे, तो ये 51 के किस खंड में, सी में। तो इसीलिए इसमें कौन सा सिद्धांत समाहित हो गया, पैक्टा संट सर्वेंट। यही दो चार बातें किताबों में नहीं मिलेगी, जाकर खोदते रह जाएंगे, किताब उताब के बस की बात नहीं है गाइड की। और यही बातें अगर आ गई कंसेप्चुअल, यही इसीलिए लोग भाई यहाँ आते हैं कि सर आपका कुछ बातें ऐसी बताएंगे कि ज़रूर कंपटीशन में उससे क्या होगा, फ़ायदा। और इस बार तो आपका वैकेंसी आने से पहले ही कमर कस ली गई है कि इस बार कोई चूक न हो, भले 10 घंटा पढ़ाना पड़े, लेकिन इस बार आपका कोई चूक न हो। और खुशी की बात है कि जितना ऑफलाइन वाले तैयार कर रहे हैं उससे कम ऑनलाइन वाले नहीं कर रहे हैं। और एपीओ में हमने ये देखा कि तमाम लड़के ऐसे हैं
जो गांव में रहते हैं, छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वह प्री निकाले, बस एक एक शब्दों को पढ़े और उसको नोट किए ऑनलाइन में, मैंने खुद का नोट बनाए और नोट्स बनाकर और आज मेंस दे रहे हैं, यानी कि आपका, तो ये मान कर चलिए कि अब शहर के ही लड़के नहीं, गांव के लड़के भी ऑनलाइन में क्या हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। आपका अगला लिखिए, डी लिखिए। डी भी कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के, यानी इंटरनेशनल डिस्प्यूट के, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम, यानी कि आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए, सॉल्व करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम यानी कि आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। प्रोत्साहन यानी कि बढ़ोतरी देने का राज्य क्या करेगा, प्रयास। ऊपर राज्य लिखवा गया, ये चारों बातें कौन करेगा, राज्य। अब यहाँ आपका कोरिलेशन थोड़ा ज़्यादा है, एक क्वेश्चन आपका जरूर इतना कोरिलेट किया जाए, एक क्वेश्चन कोरिलेशन से बने, भले अनुच्छेद इक्यावन से ना आए, लेकिन कोरिलेशन से आने का पूरा चांस है। पहला आपका कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलह समझौते से निपटाया जाए, इसका राज्य का यह कर्तव्य कहाँ बताया गया है, पूछ ले, 51 में। 51 के किस क्लाज में, डी में। तो जहाँ जहाँ आपका माध्यस्थम या सुलह समझौते यानी कि आपका आर्बिट्रेशन, काउंसलेशन, जहाँ जहाँ भी कानून में हो, एक जगह उसको एकत्र किया जाता है। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ से हम चलते हैं। लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अध्याय 6 में पूछा जा चुका है, जे में अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। यूएनओ चार्टर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर, चार्टर माने विलेख या दस्तावेज भी कहा जाता है, विलेख, डॉक्यूमेंट, चार्टर के अध्याय 6 में अंडरलाइन करिए, अध्याय वाइज पूछा है। अध्याय 6 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यस्थम एवं सुलह समझौते द्वारा, माध्यस्थम एवं सुलह समझौते द्वारा निपटारे का प्रावधान किया गया है, निपटारे का प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके सीपीसी लिखिए, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। सीपीसी की धारा 89 में इस बारे में प्रावधान किया गया है, बार बार सुलह समझौता माध्यस्थम न लिखवाया जाए, आपका एक ही। सीपीसी की धारा 89 लिखिए, सीपीसी की धारा 89 में इस बारे में प्रावधान किया गया है, माने सुलह समझौते का। अगला लिखिए, सीआरपीसी की धारा 320 में, सीआरपीसी की धारा 320 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी की धारा 320 में फिर एविडेंस में पूछा जाता है कि सुलह समझौते को कौन सी धारा प्रश्रय देती है, तो 23। तो लिखिए, एविडेंस यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में 23, साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 में इस बारे में प्रावधान है, सुलह समझौते को प्रश्रय देती है। अगला लिखिए, संविदा अधिनियम।
पूछा गया था पिछली बार यूपीजे में भी, बिहार में भी, दोनों में आया है। संविदा अधिनियम की धारा 28, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 28 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। वही माध्यस्थम से मामला निपटाया जा सकता है। 28 याद करके जाइएगा। अब लास्ट में संविधान देखना है कि क्या संविधान के किस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय सुलह समझौते को प्रश्रय दे सकता है माध्यस्थम को। तो आपका 142 में लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 142 में इस बारे में प्रावधान किया गया है। 142। देखिए आपका कहाँ कहाँ कौन क्वेश्चन बना है। आपका ये 28 जो सेक्शन मैं लिखवाया हूँ, पिछली बार आपका यूपी जे में भी बना, बिहार जे में भी। 23 लगातार बनता रहता है। बिहार जे में आपका सीपीसी की धारा 89 बनी थी, आपका झारखंड में भी बनी थी, एचजेएस में भी 28 एचजेएस में भी बना था। यानी कि तमाम जो धाराएं, और आपका जो पहला लिखवा गया यूएनओ जो यूपी जे में आ चुका है एक बार, कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले का निपटारा किस अध्याय में है, 6 में, और बल का प्रयोग करके सेंक्शन लगाकर, तो इसके आगे एक अध्याय बढ़ जाइएगा 7। 2 अध्याय अभी तैयार रखे, पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में हम बताएं कौन कौन। आपका अध्याय 6 में शांतिपूर्ण और अशांति से युद्ध मार काट करके, अध्याय 7। अगला लिखिए आपका संविधान का भाग लिखिए 4A। ये नित्य आवश्यकता तो हो गया। अगला लिखिए संविधान का पार्ट या भाग 4A, या हिंदी में लिखना चाहे तो 4 क। इंग्लिश में कैपिटल ए लिखिएगा, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 4 क, और इंग्लिश में 4A कैपिटल ए लिखना है। लिखिए पैराग्राफ, हेडिंग डालिए मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी। इसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, सारवान कर्तव्य कहते हैं। नहीं कि आ जाए हिंदी तो घबरा जाएगा। सब्टेंसिव ड्यूटी या आपका सारवान कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य एक ही शब्द है। इंग्लिश में आपका फंडामेंटल ड्यूटी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिए। यह भाग मूल संविधान में नहीं था। यह भाग, ये क्वेश्चन जे में आ चुका है। यह भाग मूल संविधान में नहीं था। देखिए क्वेश्चन आपका फिर एक बार रिवीजन भी कराया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल संविधान जब बना था उस समय नहीं था। भाग 3, 4, 4A 5 आ जाएगा, तो 4A मूल संविधान में नहीं था। या दूसरा एंगल पूछ सकता है कि कौन सा भाग बाद में जोड़ा गया, तो 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें क्या आएगा 4A। अगला लिखिए इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, एक ही लाइन में 2-3 क्वेश्चन ऐड किया जाए। इसे अंडरलाइन करिए, समिति पूछा यूपीजे में। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, यानी कि ऐड किया गया। यह रूस से लिया गया है, इसी लाइन में लिखते रहिए। ये भी क्वेश्चन आ, यह रूस से लिया गया है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय
नहीं है, अर्थात दूसरी भाषा में लिख लीजिएगा, यह एक्शनेबल नहीं है, यानी कि वाद योग्य नहीं है, यह न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, यानी कि यह एक्शनेबल नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको लागू कराने के लिए क्या मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं, नहीं किया सकता। लिखिए अगला, प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे। ये बिहार में पिछली बार पूछा गया था। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में यह 11 हो गए हैं। लेकिन वर्तमान में यह 11 हो गए हैं। 11वां मूल कर्तव्य, ग्यारहवां मूल कर्तव्य 86वें यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, अंडरलाइन करिए, पूछा गया ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया, जिसके तहत अनुच्छेद 51A का खंड के जोड़ा गया है। इंग्लिश में ऐसे लिखेगा 51A और पोस्ट में के। 51A कैपिटल ए रहेगा, 51A के जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य बनाया गया कि, इसके तहत, इसी लाइन में लिखिए, जिसके तहत माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य बनाया गया कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले, वे 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए, प्रतिपाल्य माने उनका बालक नहीं है, दूसरे का बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। पैराग्राफ चेंज करके एरो बनाकर लिखिए, यह मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अनुच्छेद अभी छूटा था। यह मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A कैपिटल ए लिखिएगा, अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं तथा ये कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के हैं, विदेशियों के नहीं हैं। ये कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ज़्यादातर अटैक किया है, आपका 11 तो भाई लिखवाना संभव नहीं है, बेरेक से ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपका कौन मूल कर्तव्य नहीं है, एक क्वेश्चन ये बनता है। उसमें जो दिया है कि स्त्रियों के प्रति सभी प्रथाओं का त्याग करना, स्त्रियों के प्रति ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो उनके इज्जत या सम्मान के
विपरीत हो और 2 ऑप्शन और देगा। तो कौन मूल कर्तव्य नागरिकों का नहीं है? तो स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रथाओं का त्याग करने का कर्तव्य नहीं है। तो किन प्रथाओं को वैभयर किया जाए, त्यजन किया जाए? केवल जो स्त्रियों के क्या हो, सम्मान के क्या हो, विपरीत। जो क्वेश्चन बना है और तो आपको पढ़ना ही होगा। अगला लिखिए आपका, अब हेडिंग डालिए भाग 5, संविधान का भाग 5। भाग 5 पहले बंटवारा कर लिया जाए तब आपका लेक्चर दिया जाए। लिखिए भाग 5 संघ के बारे में है। भाग 5 यूनियन यानी कि संघ के बारे में प्रावधान किया गया है। संघ के बारे में प्रावधान है। इसमें कुल 5 भाग हैं, यानी कि नहीं अध्याय, भाई भाग नहीं अध्याय। इसमें कुल 5 अध्याय हैं, यानी कि भाग 5 में कितने अध्याय? 5। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि भाग 5 संघ के बारे में है। इसमें कुल चैप्टर कितने हैं? 5। जो वर्तमान समय का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यूपीएपीओ ने मॉडल बनाया, वह अध्याय और भाग भी आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाग 5 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? लिखिए उसको। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, यानी कि 52 से लेकर 151। तैयार करके जा करिए सब। जो एपीओ में क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, तो इसलिए अब जरूरी हो गया है कि प्रत्येक भाग और प्रत्येक अध्याय कम से कम सेक्शन याद, अनुच्छेद याद रहे कि यहाँ से यहाँ तक है। अब नीचे लिखिए अध्याय 1। देखिए इसमें जो अब तक के इतिहास में क्वेश्चन बना है वो बता दिया जाए, तब पांचों अध्याय को हम अलग कराते हैं किसमें क्या है। अब तक के इतिहास में केवल एक क्वेश्चन यहाँ बना है कि संघ की न्यायपालिका यानी कि यूनियन की जुडिशरी के बारे में किस भाग के किस अध्याय में प्रावधान किया गया है। तो संघ की न्यायपालिका आपका संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में दी गई है। अनुच्छेद कई बार पूछा है, तो 124 से लेकर 147, यानी कि 124 से लेकर 147। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है कई राज्यों में, और अध्याय अब तक के इतिहास में नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। अतः सतर्कता बरतते हुए पांचों अध्याय उस अध्याय में है क्या और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, ये हम लिखवा देते हैं। ये भाग 5 का अध्याय चल रहा है, मैं फिर बता दूं। ये डायरेक्ट नहीं देगा अध्याय, भाग 5 के साथ जोड़ कर देगा। तो ऊपर हम लिखवा चुके हैं कौन सा भाग? 5। लिखिए अध्याय 1 लिखिए। अध्याय 1, अध्याय 1 आपका लिखिए संघ की कार्यपालिका के बारे में है। संघ की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में। संघ की कार्यपालिका के बारे में है। अनुच्छेद भी लिखते रहिएगा। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, यानी कि आपका 52 से लेकर 78 तक। दूसरा अध्याय लिखिए। अध्याय 2 पार्लियामेंट या संसद के बारे में है। ये भाग 5 के अध्याय चल रहे हैं। अध्याय 2 संसद या पार्लियामेंट के बारे में है। अनुच्छेद लिखिए 79 से लेकर 122, यानी कि 79 से लेकर 122। 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक।
अगला लिखिए अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अध्याय 3 लिखिए राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां। विधायी मतलब कानून बनाने का पावर। पोस्ट में लिख लीजिएगा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहा जाता है। एक ही अनुच्छेद है 123। इसमें केवल एक अनुच्छेद है इस अध्याय में। कौन सा? 123। अगला लिखिए अध्याय 4। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा चैप्टर 4। 3-4 बार आया है क्वेश्चन ये। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका यानी कि यूनियन की जुडिशरी। राज्य की न्यायपालिका अलग हो जाएगी, वो राज्य वाले में आएगी, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। लिखिए संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक। अंतिम लिखिए अध्याय 5 सीएजी के बारे में प्रावधान किया गया है यानी कि भारत का महालेखा परीक्षक नियंत्रण या महालेखा परीक्षक नियंत्रक है भाई। महालेखा परीक्षक नियंत्रक। इसमें लिखिए आपका अनुच्छेद 148 से लेकर 151, अनुच्छेद 148 से लेकर आपका 151। अब लिखना बंद करिए, कंसेप्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका जीएस और लॉ मिलाकर यूपीजे में मैं बता दूं 70 से 75 नंबर केवल संविधान में आता है। यानी कि 70 से 75 नंबर, भाई क्वेश्चन नहीं नंबर की बात की जा रही है। 450 नंबर का जीएस और लॉ का पेपर होगा, 300 नंबर का लॉ का पेपर और 150 नंबर का जीएस का। तो जीएस में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन संविधान के रहते हैं और आपका लॉ में कम से कम 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे तो 2 नंबर का होता है तो 50 नंबर, और उधर 15 अगर 20 हैं तो उधर 20 नंबर। तो यानी कि 70 नंबर लगभग मान के चलिए कि आपका संविधान से कवर होगा। तो संविधान अगर अच्छे से तैयार रहे और अन्य सब्जेक्ट 1-2 थोड़ा वीक भी रहे तब भी काम चल जाएगा। ये नहीं, इसीलिए संविधान लंबा चलता है और लंबा समय भी लगेगा संविधान में आपका। यानी कि जहाँ अन्य कानूनों में 15 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, तो ये 2.5 गुना क्वेश्चन भी आ रहा है, मार्क भी आ रहा है, तो समय तो लगेगा ही। आइए आपका क्योंकि संघ की कार्यपालिका पढ़ाना है, एग्जीक्यूटिव हमें पढ़ाना है, तो इसके लिए यह जरूरी है कि जो कार्यपालिका का रूप विश्व में है उसको पहले देखा जाए। जहाँ तक विश्व स्तर की बात है, विश्व स्तर पर कार्यपालिका के 2 रूप दिखाई देते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव के 2 प्रकार दिखाई देते हैं। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली या राष्ट्रपतीय प्रणाली, और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। फिर एक बार देखिए, विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो कार्यपालिका के यानी कि एग्जीक्यूटिव का 2 प्रकार दिखाई देता है, एक प्रेसिडेंशियल और दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम। यानी कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो दोनों सिस्टम का कंसेप्ट बना रहे
और भारत में कौन सा सिस्टम अपनाया गया है तब बाद में पढ़ा जाएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि देश का जो प्रधान होता है वह एक ही होता है, उसी में कार्यपालिका की सभी शक्तियां वेस्टेड या समाहित या निहित होती हैं और वही व्यक्ति उन शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि जब अध्यक्ष एक हो, उसी में शक्ति हो और वही व्यक्ति उस शक्ति का क्या करे, प्रयोग करे, तो ये जहाँ भी ये सिस्टम रहेगा उसे कौन सा शासन प्रणाली कहेंगे, प्रेसिडेंशियल। सबसे उत्तम उदाहरण अमेरिका इसका है, जहाँ की अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति में ही शक्तियाँ निहित हैं कार्यपाल की, और राष्ट्रपति स्वयं इसका यूज भी करता है। तो अमेरिका शुद्ध रूप से किस सिस्टम पर आधारित है, प्रेसिडेंशियल। अब आइए दूसरा जो सिस्टम है वह आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट बनाइए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रधान होते हैं वह दो होते हैं, यानी कि आपका अध्यात्मक में दो नहीं थे, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने प्रधान हो जाएंगे, दो। एक फॉर्मल होगा, फॉर्मल यानी कि औपचारिक, और एक एक्चुअल होगा, एक्चुअल यानी कि वास्तविक। इसको समझने का प्रयास करिए, भारत में यही सिस्टम है। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो प्रधान होते हैं कार्यपालिका के, एक आपका केवल नाम मात्र का या औपचारिक या आपका दिखावा वाला प्रधान होता है, और एक प्रधान होता है जो वास्तव में कार्य करता है, यानी कि जिसके पास पावर होता है। जो ये नाम मात्र का प्रधान है, कार्य यही करता है, लेकिन किसकी सहायता सलाह से, वास्तविक प्रधान। अगर किसी भी देश में दो प्रधान हो, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक, तो उस देश में हम कहेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब इसको भारत पर ऐड करिए। भारत में क्या एक प्रधान है कि दो प्रधान है, तो एक प्रधान नहीं है बल्कि दो है। तो अब आइए इसको समझिए थोड़ा। भारत में एक तो हमारे प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं, जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियां समाहित हैं। तो भाई लेकिन लग गया, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं करते, वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करते हैं। अतः ऐसी कंडीशन में एक्चुअल प्रधान हो गया मंत्रिपरिषद और नाम मात्र के हो गए राष्ट्रपति। यानी कि औपचारिक प्रधान के नाम से ही सब कार्य होता है, लेकिन कार्य जो करवाता है या करता है वह मंत्रिपरिषद होती है। यानी कि फिर एक बार समझिए, भारत में शासन का जो एक्चुअल पावर है वह मंत्रिपरिषद में है, लेकिन नाम मात्र का जो पावर है वह भारत के राष्ट्रपति में। अगर ऐसा किसी देश में है तो हम कहेंगे कि वहाँ कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री। तो भारत में कौन सा है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से अडॉप्ट की गई है, इंग्लैंड से। संसद की जननी कौन सा देश है, इंग्लैंड है। संसद में अब इंग्लैंड में क्या है समझिए, क्योंकि भारत के बाद कौन आपका कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो इंग्लैंड का थोड़ा बहुत तो कानून जानना ही पड़ेगा। देखिए इंग्लैंड में आपका थोड़ा लाक से शुरू करिए, जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाया गया है। हाब्स लाक रूसो। हाब्स ने जनता और राज्य के बीच विवाद में संप्रभु का साथ दिया, राज्य का, और जबकि लाक ने जनता का साथ दिया और कहा कि राज्य न्यासी है, आपका मालिक जनता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम का लाक ने समर्थन किया। तो इंग्लैंड में क्या है, एक तो सम्राट है यानी कि राजा है, और दूसरा आपका माने संसद के सदन है, वहाँ संसद के दो सदन हैं,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि एक सामान्य सभा और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि बड़े लोगों की सभा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना राज्यसभा से की जाती है, हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना लोकसभा से, ये याद रखिए। और वहाँ के सम्राट की तुलना हमारे राष्ट्रपति से। तो अब समझिए वहाँ क्या होता है, अगर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोई विधेयक पास किया तो वहाँ का सम्राट बाध्य है कि वह उस विधेयक पर अनुमति दे, आपका एसेंट दे, सामान्यतः बाध्य है। उसी प्रकार भारत में भी आपका जब लोकसभा और राज्यसभा कोई विधेयक पास करती हैं तो सामान्यतः राष्ट्रपति उस पर क्या देते हैं, एसेंट। यानी कि जो प्रावधान आपका इंग्लैंड में है द्विसदनात्मक व्यवस्था, वो भारत में भी है। जो वहाँ आपका राष्ट्रपति तो नहीं है, वहाँ आपका सम्राट है, लेकिन भारत में क्या हो गए, राष्ट्रपति। अब इसी प्रणाली यानी कि आपका मतलब ये हुआ कि भारत में दो प्रधान होंगे, एक नाम मात्र का जिसमें कार्यपालिका की सभी शक्तियां समाहित होंगी, लेकिन वह उसका प्रयोग आपका स्वयं न करके मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करेगा। इसी बात को अनुच्छेदों में बताना है। राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान पहले देखना है, फिर मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्री कैसे कैसे होते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे गठित होती है, मंत्रिमंडल कैसे गठित होता है। अब एक एक करके चला जाए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। अब आइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो सामान्य बात है आपका वह उठाई जाए। पहला तो कि जो भारत के राष्ट्रपति का पद है या स्टेटस है या हैसियत है। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपका एक्चुअल प्रधान होता है कि फॉर्मल यानी कि केवल और केवल नाम मात्र का यानी कि औपचारिक। इसकी हैसियत इंग्लैंड के सम्राट के समान है, यानी कि जो इंग्लैंड के सम्राट का हैसियत है, स्टेटस है, वही हैसियत किसकी है, आपका भारत के राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। रैंक में ये प्रथम स्थान पर होता है। आपका संवैधानिक प्रमुख आपका शासन का आपका राष्ट्रपति ही होता है, ये भी याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। इसका चुनाव पूछा जाता है, डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होता है। यानी कि भारत में जनता द्वारा वोटिंग करके राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जाता, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपका कोई भी व्यक्ति योग्य है और पर्चा दाखिला कर सकता है, जब तक कि कानून द्वारा उसे डिस्क्वालीफाई घोषित न किया गया हो। भारत के राष्ट्रपति, तब 4-5 चीजें और समझिए तब अनुच्छेद वाइज शुरू किया जाए। कुछ सामान्य बातें हैं और तब आपका भी हमें मैंने और भी जो कंसेप्ट हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का बताया वह आर्टिकल वाइज भी हम बताएंगे, लेकिन आपका सामान्य बातें पहले समझिए। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा कि अप्रत्यक्ष द्वारा, तो आपका अप्रत्यक्ष। तो कौन कौन भाग लेते हैं, अभी कंसेप्ट क्लियर एकदम कर लीजिए, तब आर्टिकल 52 से शुरू होगा। और हमें लगता है कि जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं इसी से क्वेश्चन आ जाना चाहिए जीएस में, भले ला में ना आए, लेकिन हमें केवल ला ही नहीं चलना है संविधान में, जीएस के व्यू से भी चलना है। भारत का जो प्रमुख होगा वह चूंकि जनता द्वारा चुना जाएगा,
भले डायरेक्ट रूप से न चुनकर इनडायरेक्ट रूप से चुना जाए, तो जब किसी देश का शासक माने जब जब किसी देश का प्रथम नागरिक या सर्वे सर्वा या संवैधानिक प्रमुख कहिए या सर्वोच्च व्यक्ति कहिए, जब वह चुना जाए, तो फिर याद रखिए अब यहीं आपका दो सिस्टम और देखना है, एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। ये सतर्क रहिएगा। किस देश को हम कहेंगे कि राजतंत्र है? तो जिस देश का प्रथम नागरिक यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति यानी कि सबसे ऊपर का व्यक्ति अगर वंशानुगत हो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही घराने से आए, तो हम कहेंगे कि उस देश में राजतंत्र है। जैसे कि सबसे उत्तम उदाहरण इंग्लैंड है। इंग्लैंड में एक ही परिवार के लोग राजा बनेंगे, तो इंग्लैंड में गणतंत्र या रिपब्लिक इंग्लैंड नहीं है बल्कि राजतंत्र है। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत के संविधान के प्रियम्बल में ही स्पष्ट लिखा गया है कि भारत एक कैसा राज्य होगा, राजतंत्र होगा कि गणतंत्र। लोकतंत्र हटा दीजिए, अभी लोकतंत्र अलग आएगा, गणतंत्र को लोकतंत्र से न जोड़िएगा। मैं फिर बता दूं, गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो सर्वे सर्वा होगा देश का यानी कि प्रथम नागरिक यानी कि भारत में प्रेसिडेंट, वह किसी वंश जाति धर्म का नहीं होगा विशेष रूप से, बल्कि कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है और वह चुना जाएगा। भले जनता द्वारा न चुना जाए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, तो तुरंत अटैक करना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। इलेक्टोरल बोर्ड कहाँ है? निर्वाचक मंडल। उत्तराखंड में एक क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है? तो 54 में है, 54 में। अर्थात कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब कंसेप्ट एकदम बनाए रखिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। तो कौन कौन बाहर हो गए ये पहले देखा जाए। एक तो मनोनीत, आपका मनोनीत बाहर हो गए, चाहे वह लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो या विधानसभा में, ये तीनों क्या हो गए। दूसरा, जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उनके लोग वोट देते हैं कि नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं देते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है इसका फिर एक बार 3 याद करके जाइएगा। लोकसभा के सभी सदस्य, न मार दीजिएगा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के राज्यों के जो विधानसभा है सभी नहीं, आपका निर्वाचित। ये तीनों मिलकर किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। अतः भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से न होकर इनडायरेक्ट रूप से होता है, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसको इनडायरेक्ट कहेंगे। अगला नियम आइए। अब आपका रिपब्लिक हमने बताया कि रिपब्लिक क्या होता है, तो जो हेड होता है वो वंशानुगत। अब आपका डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि प्रियम्बल में ही आपका पहली ही लाइन में मिलेगा कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को यानी कि इंडिया को आपका, और तो है ही उसमें आपका डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, यानी कि लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र का रूप देते हैं। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती क्या है, अब यहाँ ये भी समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने
जब ये गेटिसबर्ग में भाषण दे रहे थे उसी समय इन्होंने डेमोक्रेसी या जनतंत्र या लोकतंत्र का सटीक वर्णन किया और ये कहा कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि जनता संप्रभु होती है, जनता जिसे चाहेगी वहीं उस पर शासन करेगा और जनता जिसे चाहेगी उसे क्या करेगी, सामूहिक इच्छा से हटा देगी। तुरंत जूरिस्प्रूडेंस में दिमाग लगाइए, किसने कहा कि जनता की सामूहिक इच्छा से संप्रभुता बनती है और जनता की सामूहिक इच्छा से संप्रभुता नष्ट भी की जाती है? तो जो रूसो था, यानी कि आपका ये वाक्य किसका है? रूसो का। यही बात आपका अब्राहम लिंकन ने कहा गेटिसबर्ग में भाषण देते हुए। तो ये लोकतंत्र है, यानी कि जनता पर शासन कौन करेगा? कोई राजा महाराजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो हम लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हम पर क्या करेंगे? शासन। और जो ज़्यादा जिसको लोग पसंद करते हैं वो सत्ता पा लेता है और अल्पमत वाले कहाँ रह जाते हैं? सत्ता से बाहर। इस प्रकार लोकतंत्र भी। अगला नियम देखिए आपका राष्ट्रपति। ये जो गणतंत्र शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड न मारिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में तो गणतंत्र है ही नहीं, आपका राजतंत्र है। ये गणतंत्र जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया। इसको हम लिखवाएंगे एक लाइन, फ्रांस से लिया गया है। अब आइए तो जहाँ तक राष्ट्रपति की बात है, अगला क्वेश्चन जो बनता है कि पार्लियामेंट में कौन शामिल है, भारत की संसद में कौन शामिल है? तो पहले तो पार्लियामेंट की डिफिनीशन देखा जाए। भारत की संसद की परिभाषा आपका अनुच्छेद 79 में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के संसद की 2 सदन होंगे, एक लोकसभा होगी और दूसरा राज्यसभा। और बाद में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एसेंशियल पार्ट होगा, अनिवार्य अंग होगा, अभिन्न अंग होगा। तो बताइए संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपर्युक्त सभी। हाँ, उपर्युक्त। कौन संसद का सदन नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। संसद का सदन नहीं है राष्ट्रपति, वो कोई हाउस नहीं है, संसद का सदन नहीं है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग जरूर है। तो अभिन्न अंग का मतलब क्या हुआ? अब ये समझिए। अभिन्न अंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून तब तक पास नहीं हो पाएगा, यानी कि कोई भी बिल, कोई भी मसौदा, कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं लेगा जब तक कि तीनों की राय न हो, यानी कि जब तक कि आपका तीनों सहमत न हो, यानी कि लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा पास कर दे, और चूंकि संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उस पर एसेंट न दे दे तब तक कानून का निर्माण। अतः राष्ट्रपति की अनुमति किसी भी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए अनिवार्य है, स्वैच्छिक नहीं है। जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति नहीं दिया वह विधेयक ही रह जाएंगे, कानून का रूप। तो ये संसद, यानी कि राष्ट्रपति संसद का सदन नहीं है, फिर भी संसद का एसेंशियल पार्ट है, अंग है, और बिना इसके संसद की परिभाषा क्या है? अधूरी। लेकिन सदन नहीं है, ये याद रखिए। तो क्वेश्चन 2 मॉडल बनता है कि संसद में कौन शामिल है, तब तीनों मारिए। कौन संसद का सदन नहीं है, तो आप राष्ट्रपति। लेकिन अंग है, सदन न होते हुए भी क्या है? ये परंपरा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, क्योंकि वहाँ भी आपका लोकसभा है जो हाउस ऑफ कॉमन, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि राज्यसभा, और जो सम्राट है, अभी हमने बताया कि राष्ट्रपति की हैसियत किसके समान है भारत में?
इंग्लैंड के। अब आपका पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, तो ये सब तो जीएस की बातें हैं, ये सब तो याद ही होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा उपराष्ट्रपति था जो प्रथम बार राष्ट्रपति बना, तो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका। फिर अब चुनाव पर आ जाए, नीलम संजीव रेड्डी याद रखिए निर्विरोध चुने गए थे। अब देखिए आपका बीबी गिरी का पूछा जाता है, इस पर थोड़ा कंसेप्ट भी बनाना है भाई। देखिए बीबी गिरी के बारे में 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, और ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, राष्ट्रपति का पद रिक्त था, तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद उपराष्ट्रपति के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको क्या करना था, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना था। अब समस्या ये आई कि भाई जो संविधान हमारा कहता है, केवल ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति यानी कि सब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। अब समस्या ये आई कि अगर उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट भी न हो तब क्या होगा, तो इसके लिए कहीं कोई संविधान में प्रावधान नहीं था। तो प्रावधान किया गया, हम बताएंगे आगे, अभी तो हम भूमिका चल रहे हैं भाई, एक दिन तो भूमिका में ही लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से निश्चित बनने का पूरा चांस है। तो इसके लिए संसद ने कानून बनाया, भारत के राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, और तमाम चीज़ें हुई, और उसमें ये हुआ कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, वो पद संभालेंगे राष्ट्रपति का, वो भी नहीं है, तो जो अन्य न्यायाधीश वरिष्ठ होंगे सुप्रीम कोर्ट के वे। तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका सीजीआई, 33 अन्य। अभी आया कि ये 34 न रहे, अब ये कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है आपका, क्योंकि राष्ट्रपति न रहे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति न रहे तो सीजीआई, और सीजीआई के बाद जो पिछलग्गू बचेंगे कितने, 33, तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। यानी कि आपका कहावत कही जाती है इस पर आपका, अच्छा, कि अगर कोई ये कहे कि ये समस्या आ गई, हमारे पिता नहीं है माता नहीं है, तो ये हो गया, तो घर वाले हमें आपका कह सकते हैं टार्चर कर रहे हैं, ये आयोग बहाना नहीं देखता कि आपकी तबीयत खराब हो गई या आपका घरेलू विवाद है, और कोई ये कहे कि ये नहीं है तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे, तो समाज में अनाथ बच्चा भी अपना जीवन यापन कर रहा है। बस यही है कि जिसके पास लोग हैं या घर वाले हैं तो उनको सुविधाएं मिल जाएंगी, और जिसके पास कोई नहीं है तो उसको स्वयं अपना अपना लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यानी कि संघर्ष थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। एक उधर भी संघर्ष, और एक किस में, पढ़ाई में। एक सेकंड, पढ़िए, कल से चलेगा आपका सीपीसी, कल चलेगी, 15 मिनट और पढ़िए, अब क्या 15 मिनट के लिए रोका जाए, थोड़ा संविधान ज़्यादा चल गया, अब तक छोड़ देना चाहिए, समय का ध्यान ही नहीं रहा, संविधान ही पढ़िए राष्ट्रपति। सीपीसी कल चलाई जाएगी, थोड़ा बहुत बचा है उसको पूरा कर दिया जाए। देखिए अब बीबी गिरी के बारे में आपका इन, अब आइए, जब बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति भी नहीं राष्ट्रपति भी नहीं, तो क्या काम रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, चलेगा काम। तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम कौन वह सीजीआई था
जो राष्ट्रपति के पद को संभाला, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। यही क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार रखे, कौन था? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, रट कर जाइएगा। हिदायतुल्लाह ऐसे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को क्या किया? सुशोभित किया। अब जो क्वेश्चन बनता है आपका अगला देखा जाए, बीबी गिरी के मामले में और दो क्वेश्चन जीएस में बनता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सर्वप्रथम आपका माने स्वतंत्र रूप से लड़ा था, किसी पार्टी के आधार पर नहीं लड़ा और जीता, तो बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो सेकंड वरीयता मत यानी कि द्वितीय अधिमानी मत के आधार पर जीता, तो अब सेकंड वरीयता मत क्या होता है, अब ये भी समझाना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है आपका पहले खंभा चुनने की पद्धति भारत में लागू नहीं होती, यानी कि जो अधिक वोट पा गया वह जीत गया, ये नहीं है। अच्छे से याद रखिए, ये नहीं है कि जो अधिक पा गया जीत गया। जितना वैध मत पड़ा है उसका 50% से जो व्यक्ति अधिक पाता है वह राष्ट्रपति चुना जाता है। पहला नियम, कितने से अधिक, मैंने कि 50.5 पा लीजिए। अब इसीलिए जो वोटिंग होती है वह वरीयता क्रम में होती है, बताया जाएगा, अब आज तो नहीं कल आ ही जाएगा वोटिंग। और लोगों को कहा जाता है कि आप वरीयता क्रम दीजिए कि पहला पावदान पर किसको, दूसरा पावदान पर। अगर पहली वरीयता में कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट पा लिया तो पहले राउंड में ही वह क्या हो जाता है? विजयी। जैसे कि आपका द्रौपदी मुर्मू जी आपका पहले ही राउंड में 50% से ऊपर मत पा ली। वैसे भी मैं बता दूं, जो भाजपा का वोट था वो कम था, यानी कि विपक्ष, अगर आपका विपक्ष वाले कुछ सहयोग नहीं करते तो ये जीत नहीं पाती। तो विपक्षी सहयोग के कारण ही ये राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि कुछ मत मूल्य कम थे जो आ रहा था पेपर और मीडिया में, और उसकी पूर्ति तमाम लोगों को समझा बुझा कर की गई कि आप भी दीजिए, आप भी, क्योंकि मतदान गुप्त होता है। कोई विधायक या सांसद किसको वोट दिया कोई जान नहीं पाता, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी रहती है। तो फिर एक बार देखिए, बीबी गिरी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनके मामले में फर्स्ट राउंड में वह 50% से ऊपर नहीं पा पाए, तो सेकेंड राउंड की गिनती हुई तो द्वितीय अधिमानी यानी कि द्वितीय वरीयता क्रम के वोटों से सर्वप्रथम कौन विजयी हुआ था? पूछ ले, बीबी गिरी, ये पूछ सकता। अगला देखिए आपका कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था, माने कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व आपका राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल चुका था, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, तो वह बीबी गिरी ही थे। पहले ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, फिर चुनाव हुआ तो इस्तीफा देकर क्या किए? चुनाव लड़े। उसके बाद आपका पूछा जाता है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम दलित राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल लिखिएगा, और प्रथम दलित पूछे तो डॉक्टर के.आर. नारायणन, यानी कि डॉक्टर के.आर. नारायणन पहले दलित आपका राष्ट्रपति थे। इस समय भी जो महिला है वो भी दलित ही महिला है। अगला देखिए, आपका 2 बार राष्ट्रपति कौन हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। फिर आपका पूछा जाता है कि किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई, तो 2 राष्ट्रपति याद रखना है, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद।
अब आपका पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति को आज्ञाकारी राष्ट्रपति माना जाता है, तो वह फखरुद्दीन अली अहमद हैं। क्यों आज्ञाकारी माना जाता है, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। देखिए, आपका इसका इतिहास देखना है थोड़ा बहुत, 2-4 मिनट जाकर इतिहास आपको ये देखना है कि आपका भारत में दूसरा आपातकाल चल रहा था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसी समय चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी यूपी के रायबरेली से ही चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी। तो आपका जो कह सकते हैं कि इनके चुनाव को चैलेंज किया गया, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया राम नारायण द्वारा, और ये मांग की गई कि ये धांधली करके चुनाव जीती हैं, अतः इनके चुनाव को वाइड घोषित किया जाए, शून्य घोषित किया जाए, ये मांग की गई। तत्पश्चात इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही वह उच्च न्यायालय है जो इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, निर्वाचन को, और ये पीएम उस समय थी। आपका दिन में ये सूचना आई तो जानते, आप सोचिए कि जो एक मने सबसे ताकतवर भारत का व्यक्ति हो, वास्तव में मने आपका पीएम, और किसी न्यायालय द्वारा उसके चुनाव को रद्द कर दिया जाए तो क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के हालात देख चुके हैं, इमरान खान के बाद क्या हालात है, तो उसी प्रकार भारत में भी अब आपका इमरान खान को अगर सेना सपोर्ट करती तो कुर्सी से हटते नहीं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं की सेना। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं होने दिया, रातों रात मामला पासा पलट गया। देखिए कैसे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी एक लेटर लिख कर गई और उनको दी रात में, और कहे कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है भारत में, आंतरिक अशांति हो गई है, अतः आप तीसरा आपातकाल या इमरजेंसी लागू करिए। और आपका तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद डर गए, साइन कर दिए, और कोई नहीं जान पाया मंत्री परिषद का व्यक्ति सुबह मीडिया में आ गया कि भारत में तीसरा आपातकाल क्या हो गया, लागू। अब सोशल मीडिया पर आपका तो तमाम बैन लगे। सोशल, जैसे कि आप लोग अब तो समाचार सुनते हैं तो आप देख ही रहे हैं कितना लड़ाई करा दे रहे हैं मीडिया वाले। लेकिन उस समय पहले आप सरकार का एक अधिकारी बैठा है, आप क्या बोलेंगे समाचार में उसको दीजिए, वो काट छांट करेगा, और वह काट छांट करके जब दे देगा तो वही समाचार में क्या करना है, यानी कि बोलने की आज़ादी पर पूरी तरह क्या लगा दिया गया, कुछ भी नहीं बोल सकते थे आपातकाल में। इसके बाद संविधान में तमाम संशोधन हुए, और जो मुख्य संशोधन आपका हुआ वह चुनाव को लेकर इंदिरा गांधी ने संशोधन संसद से करा दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव वैध था, वैध है और वैध रहेगा, और किसी न्यायपालिका को पावर नहीं होगा कि वह पीएम के चुनाव को चैलेंज माने अवैध घोषित कर सके। तमाम बातें हुई। इसलिए आपका फखरुद्दीन अली अहमद को बाद में साक लगा कि हमने ये क्या कर दिया, लोगों के मूल अधिकार कुचल दिए गए। तो इस साक में ही उनका पद पर रहते हुए हार्ट अटैक हो गया और वह आपका मर गए। यानी कि ये इतिहास भी जाना जाता है। अब अगला देखा जाए, अभी समाप्त नहीं हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपका कितने प्रस्तावक और कितने समर्थकों की आवश्यकता पड़ती है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसका थोड़ा इतिहास भी हमें चलना है, हल्का हल्का इतिहास भी चलना है। एक आपका बनारस का धरती पकड़ व्यक्ति था, उसका नाम ही था धरती पकड़। ये नहीं कि धरती पकड़ कर बैठे था, नाम भाई लोग रखते हैं धरती। वो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होता था, कोई भी चुनाव होता था, आपका तपाक से कूद जाता था और पर्चा भर देता था।
यानी कि आपका कोई कहा जाता है कि अब भाई राष्ट्रपति का चुनाव में कोई भी कूद जाता था और वोटर आपका बैलेट शीट और तमाम चीज़ें पन्ना छापना पड़ता था। तो हुआ कि ये सब फालतू लोगों को बाहर किया जाए। तो संशोधन हुआ चुनाव आपका नियमावली में, और कम से कम 50 वोटर प्रस्ताव करेंगे और कम से कम 50 वोटर उसका रेटिफिकेशन समर्थन करेंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अब चुनाव तभी लड़ पाएगा जब वह लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं कम से कम कितना जुटा ले, 100। पर्चा दाखिला ही तभी कर पाएगा जब 100 वोटर उसके पास हो। यानी कि कौन वोट देते हैं? लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित। तो कम से कम 100 सांसद और विधायक क्या करिए, जुटाइए, तब आप पर्चा दाखिल करेंगे। तो अब फालतू लोग करते ही नहीं। भाई फालतू लोग कहाँ करेंगे अब? पहले तो 100 सांसदों के घर घूमिए और प्रस्ताव ले जाइए, तब तो अब धरती पकड़ जैसे लोग आप पहले ही राउंड में क्या हो गए, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। यानी कि जब पर्चा ही दाखिल नहीं करेंगे तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में आपका याचिका दायर किया जाए भाई। दूसरा ये भाई आपका कौन रोका है भाई? हमें भी अधिकार है, जाइए इसको चुनौती दीजिए। अब हो भाई, कोई चुनौती दे तब तो सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा। ये थोड़े है कि अपने मन से सभी कानूनों को रद्द करे कि अनैतिक है। आप चैलेंज करिए और दिखाइए कि ये हमारे चुनाव लड़ने के अधिकार पर क्या लगाता है। हमें अधिकार है पीएम माने प्रेसिडेंट बनने का, भले ही कोई सपोर्टर हमारा। तो जाकर तर्क रखा जाए, कौन रोका है भाई याचिका दायर करने में। अगले नियमों को देखिए, सामान्य बातें तो कम से कम समाप्त हो जाए। अगर उपराष्ट्रपति में आ जाया जाए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए वही व्यक्ति पर्चा दाखिला कर सकता है जो 20 समर्थक रखा हो और 20 सपोर्टर। यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 क्या है, सपोर्टर। यानी कि टोटल कितने सांसदों को? 40, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होगा। अब अगला नियम, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होंगे उनका निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। आर्टिकल वाइज पढ़ना है। 71, राष्ट्रपति के चुनाव के पहले चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर एक बार याद रखें, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव पर आपत्ति करता है तो एक लाइन याद रखे, चुनाव संपन्न होने के पहले नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी याचिका क्या होगी? खारिज। दूसरा नियम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे वह आपका केवल और केवल कहाँ उठाए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। भाई केवल किसके? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। दूसरा नियम, कौन याचिका दायर कर सकता है? तो या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा था, या कम से कम 10 मतदाता। 10 मतदाता माने 10 सांसद या विधायक मिलेंगे और तब जाकर ये सामूहिक रूप से क्या करेंगे? याचिका। तो कौन चैलेंज कर सकता है? तो फिर याद रखिए, या तो जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है वो, या दूसरा कम से कम कितने मतदाता? 10। यानी कि 10 सांसद हो गए या विधायक सांसद मिलकर राष्ट्रपति में मामले में 10 हो गए। अगला नियम, उच्चतम न्यायालय जो भी निर्णय देगा वह अंतिम होगा। उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। जो फैसला दे दिया वो फाइनल होगा। आपका प्रणब मुखर्जी के मामले में ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि क्या वह लाभ के पद पर रहते हुए चुनाव लड़े हैं कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने माना कि लाभ के पद पर नहीं थे, लेकिन 2 ने माना कि लाभ के पद पर थे। क्वेश्चन ये जे में आ चुका है कि कितने से निर्णय आया था? उस समय आया था, अब तो कोई महत्व नहीं है, 3-2 से। फिर अगला ये
आपका जो कंसेप्ट आपका ये तो राष्ट्रपति के बारे में, आपका निर्वाचन के बारे में हो गया। एक लास्ट में कंसेप्ट और बना दिया जाए। आपका हमने बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम ने हमने बताया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में वेस्टेड होती हैं? प्रेसिडेंट में। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 53, यानी कि आर्टिकल 53 की पहली ही लाइन होगी कि संघ की एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्टेड होगी। ये पूछा जा चुका है। अब कल से तो डिटेल में चलेगा कार्यपालकीय शक्ति का मतलब क्या। फिर आईएएस में पूछा गया कि कार्यपालकीय शक्ति का मतलब क्या, तो उसके लिए एक अनुच्छेद और केस बताना पड़ेगा। फिर आपका अनुसूची 7 जाना पड़ेगा। लेकिन एक लाइन याद रखिए कि किस आर्टिकल में है कि आपका प्रेसिडेंट में ही एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड है। तो 53। लास्ट आपका जो क्वेश्चन मैंने लास्ट आज का जो है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति ऐसी सहायता और सलाह से क्या करेगा? कार्य। आखिर ये किस आर्टिकल में है? तो 74 में है। यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखें तो औपचारिक प्रधान 53 में और एक्चुअल प्रधान किस में? 74 में। क्योंकि राष्ट्रपति किसकी सलाह सहायता से कार्य करता है? अब यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति कब अपने विवेक से, अपने मन से कार्य करता है, तो बताया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। अब तो एक एक छोटी छोटी बातें आपका कवर भी की जा रही हैं। तो कल आपका क्लास चलेगा भाई अगला, और अनुच्छेद 52 से शुरू किया जाएगा। केस ओस उसमें सिद्धांत जो भी रहेंगे, कोरिलेशन भी करना पड़ेगा आपका अमेरिका और इंग्लैंड से, क्योंकि आजकल कोरिलेट करके भी क्वेश्चन बन रहा है। भाई देखिए, जो लोग नए हैं अब डेमो का क्लास 1-2 दिन डेमो लेकर आप लोग एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे डेमो अब बंद किया जाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं मिलेगी। अब 2-4 दिन बाद शाम को ही बैच शुरू करना पड़ेगा। भाई कहाँ बैठाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ करनी नहीं है एक बैच में। आपका ऑनलाइन जो पढ़ना चाहते हैं भाई ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।